नमस्कार बच्चों, बीए फर्स्ट खंड के जिसमें ध्रुव स्वामिनी का नाटक है, इसका सार हमने पहले किया था। ध्रुव स्वामिनी नाटक आपको बताया था कि जयशंकर प्रसाद का ये ऐतिहासिक नाटक है। अब हम इसका सलार्थ कर रहे थे, कल क्लास में 10 तक किए थे। आज हम आगे का सलार्थ व्याख्या करते हैं इसकी गद्यांश की। तो जो रामगुप्त था और उसका मंत्री शिखर स्वामी था, वे दोनों निश्चय कर लेते हैं कि ध्रुव स्वामिनी को सकराज को भेंट करने का निश्चय कर लेते हैं। और उनकी बातों को जो मंदाकिनी थी वह उनकी बातों को सुनती है और उनके बारे में कहती है इन पंक्तियों में, भयानक समस्या है। मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य का गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया। सच है, वीरता जब भागती है तो उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। तो ये पंक्तियाँ मंदाकिनी का आत्म कथन है। सकराज ने जो भेंट मांगी थी ध्रुव स्वामिनी और सामंत की पत्नियों को, तो रामगुप्त संधि को स्वीकार कर लेता है। तो मंदाकिनी उनकी बातों को सुनते हुए कहती है कि गुप्त साम्राज्य में भयानक यानी कि विकट समस्या उपस्थित हो गई है। भयानक मीन विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। मूर्ख कौन था? रामगुप्त और उसके मंत्री शिखर स्वामी ने अपने स्वार्थ के हित के लिए साम्राज्य जो गुप्त साम्राज्य था उसके गौरव को, उसकी गौरव गरिमा मान सम्मान का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। क्योंकि वे एक घर की वधू यानी कि रामगुप्त अपनी पत्नी को ही भेंट करने का निश्चय कर लिया था। तो वह कहती है, सच है, वीरता जब वीर पुरुष मैदान से भागता है तो उसके पैरों से राजनीतिक छल कपट माने धोखा की धूल उड़ती है। तो उन्होंने अपने साम्राज्य का नाश करने के लिए तो वीरता से भाग खड़े हुए हैं। तो उन्होंने छल कपट की नीति अपना ली है। तो राजनीतिक छल कपट की धूल उड़ती है। तो ये कौन कारी है? मंदाकिनी कारी है। तो इसकी भाषा कैसी है? सहज सरल खड़ी बोली है, तत्सम शब्दाली है, प्रसाद गुण है, व्यंजना शब्द शक्ति की प्रधानता है, संवाद है यानी कि संवाद किया गया है और अनुभूति बीम का सफल निर्वाह किया गया है। इसे अगला है राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा का सब उपाय करने का आदेश है। इसके लिए राजा, रानी, कुमार, अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज्य विसर्जन अंतिम उपाय है। विसर्जन का मतलब है त्याग। अमात्य का अर्थ है मंत्री। सिद्धांत माने वसूल है, सिद्धांत है राजनीति के सिद्धांत में। यह कथन किसने कहा है? मंत्री शिखर स्वामी ने। जब रामगुप्त युद्ध करने की बजाय सकराज से संधि प्रस्ताव स्वीकार करने का निश्चय कर लेता है, वह ध्रुव स्वामिनी को भेंट करने का निश्चय करने के बाद जब ध्रुव स्वामिनी क्रोध में आकर के रामगुप्त से पूछती है तो उसने क्यों विवाह के आगे शपथ ली थी कि मैं तेरे रक्षा करूंगा, तो रामगुप्त उसको मना कर देता है कि मैंने कोई प्रतिज्ञा नहीं की थी। ध्रुव स्वामिनी क्रोध और शुद्ध होकर के शिखर स्वामी से पूछती है तो राजनीति में क्या सिद्धांत है, क्या व्यवस्था है। इस पर शिखर स्वामी उसको उत्तर देता है। क्या कहता है शिखर स्वामी? वह कहता है कि राज्य की रक्षा करने वाली नीति के बारे में बताता है। राजनीति का वसूल है कि राष्ट्र देश की रक्षा सर्वोपरि है, उसके लिए सभी उपाय अपनाने का आदेश है। सभी उपाय, जितने भी उपाय हैं, आदेश है। राष्ट्र की रक्षा के लिए यदि राजा रामगुप्त, रानी ध्रुव स्वामिनी, कुमार
कुमार कौन था? चंद्रगुप्त। अमात्य शिखर स्वामी। सबका त्याग बलिदान भी करना पड़े तो किया जा सकता है, उसके लिए विसर्जन भी नहीं, त्याग किया जा सकता है, तो वह करना चाहिए। और राज विसर्जन अंतिम उपाय है, राज्य का त्याग तो आखिरी उपाय है, यानी कि राज्य को गंवाना तो लास्ट उपाय है। तो ये कौन कहा था? शिखर स्वामी ने। शिखर स्वामी ने राजनीति की आड़ लेकर के अपने रामगुप्त की कायरता को छिपाना चाहता है। इसमें भाषा सहज सरल खड़ी बोली है, तत्सम शब्दावली है, प्रसाद गुण है और व्यंजना शब्द शक्ति है, संवाद शैली का प्रयोग किया है, अनुभूति प्रेम का प्रयोग है। अगला है अमात्य। अमात्य, तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र हो, किंतु धूर्त, धूर्त माने कपटी, से भी क्या मनुष्य भूल नहीं कर सकता। आर्य समुद्रगुप्त के पुत्र को पहचानने में तुमने भूल तो नहीं की, सिंहासन पर भ्रम से किसी दूसरे को तो नहीं बिठा दिया। तो ये पंक्तियों में, ये पंक्ति ध्रुव स्वामिनी का कथन है। वह बोल रही है कि जो शिखर स्वामी ने राजनीति की व्याख्या की तो रामगुप्त ने उसके ऊपर प्रसन्न होकर के उसे राजनीति का क्या कहा? बृहस्पति कहता है। तो इस पर ध्रुव स्वामिनी चिढ़ करके उसको क्या कहती है? हे मंत्री, अमात्य मंत्री, तुम चाहे राजनीति के बृहस्पति हो या शुक्राचार्य, बृहस्पति हो या शुक्राचार्य, तो परंतु वास्तव में बड़े कपटी हो, यानी धूर्त माने कपटी हो, यानी कपट करते हो, छल धोखा देते हो दूसरे को, परंतु तुम कपटी हो। क्या जो कपटी आदमी है, क्या वह मनुष्य को पहचानने की भूल नहीं करता है? जो कपटी आदमी है, जो चालाक है, जो चतुर है, वह भी मनुष्य को पहचानने की भूल कर बैठता है। तो ध्रुव स्वामिनी आगे कहती है, आर्य समुद्रगुप्त के पुत्र को पहचानने में तुमने भूल तो नहीं की है, सिंहासन पर भ्रम से किसी दूसरे को तो नहीं बिठा दिया है। तो आगे कहती है कि तुमने, प्रश्न पूछती है उससे, आर्य समुद्रगुप्त के पुत्र को पहचानने में तुमने जरूर कोई भूल की है, भ्रांतिवश तुमने चंद्रगुप्त जैसे धीर वीर पराक्रमी पुत्र को सिंहासन पर बैठाने की बजाय किसे बैठा दिया है? कायर कली संकालु रामगुप्त को उसके सिंहासन पर तो नहीं बिठा दिया है। तो उसने भ्रांतिवश किसको बिठा दिया है? रामगुप्त संकालु को बिठा दिया है। बैठना कौन चाहिए था? चंद्रगुप्त बैठाना चाहिए था। तो ये उसको, यानी कि ध्रुव स्वामिनी उसको धूर्त कहती है, यानी कपटी कहती है, रामगुप्त को कायर कहती है, संकालु कहती है। तो इसकी भाषा सहज सरल खड़ी बोली है, तत्सम तद्भाव शब्दाली है, अभिधा व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया है, संवाद और प्रश्न शैली का प्रयोग किया है। अगला है, कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझ करके उस पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया वह मेरे साथ नहीं चलता। यह कथन ध्रुव स्वामिनी का है, ध्रुव स्वामिनी का है। तो ध्रुव स्वामिनी शिखर स्वामी को धूर्त कहती है, तो रामगुप्त आश्चर्य से पूछता है उसका कहने का क्या तात्पर्य है। तो इस पर ध्रुव स्वामिनी कहती है कि वह कुछ विशेष नहीं कहना चाहती, वह कुछ विशेष नहीं कहना चाहती, केवल इतना कहना चाहती है, केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने, जो आज का मनुष्य है और पुरुष है, उसने स्त्री को पुरुष पशु, जो पशु होता है, पशु संपत्ति समझकर उस पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया। अभ्यास मतलब उसने आदत कर ली है। पशुओं की भांति मनुष्य, जो हमारी स्त्री हैं, औरतों पर क्या है? सदैव अत्याचार, अन्याय और उसका शोषण करने की आदत बना ली है। वह मेरे साथ नहीं चल सकता। तो ध्रुव स्वामिनी कहती है, जो मनुष्य ने
औरत को पशु की भांति बना लिया है, परंतु वो मेरे साथ नहीं चल सकता, मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते हो। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त को कहती है, यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकता तो अपनी कुल माने जो कुल वंश है, गुप्त वंश का मर्यादा होता है मान सम्मान, नारी का गौरव माने गरिमा नहीं बचा सकते हो तो मुझे बेच भी नहीं सकते। तो ध्रुव स्वामिनी कहती है, यदि तुम अपने कुल राजवंश गुप्त वंश की स्त्री की मान सम्मान नहीं रख सकते, नारी की गरिमा नहीं बचा सकते तो मुझे बेचने का भी अधिकार नहीं है तुम्हारा। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊँगी। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊँगी तुम्हारे को विपत्ति से बचाने के लिए। ठीक है, विपत्ति माने कष्ट या परेशानी से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊँ। तो इस पंक्ति का विशेष क्या होगा, तो इसमें ध्रुव स्वामिनी का चरित्र और स्वाभिमान उभर कर सामने आया है। उन्होंने जो नारियों पर अत्याचार करते हैं, जो शोषण करते हैं, उसका वर्णन किया गया है इसमें। और भाषा सहज सरल खड़ी बोली है, प्रसाद गुण है, तत्सम शब्दावली है, संवाद कर रही है, बात कर रही है, किससे कर रही है, रामगुप्त से कर रही है। तो अगला है सलार। ये पंक्तियाँ रामगुप्त ने कही हैं। किसने कही हैं, रामगुप्त ने। तो तुम सुंदर हो, ओ कितनी सुंदर, किंतु सोने की कटार पर मुक्त होकर उसे कोई अपने हृदय में तो डुबा नहीं लेता। तो इन पंक्तियों में रामगुप्त कहता है कि ध्रुव स्वामिनी पूछती है, क्या तुम पत्नी को अपनी पत्नी को ही शत्रु को भेंट कर रहे हो? क्या तुम्हें उसे बचाने के लिए जान की बाजी नहीं लगा सकते? इस पर रामगुप्त बड़ी निर्लजता के साथ ध्रुव स्वामिनी का उत्तर देता है। रामगुप्त क्या कहता है, बेशक तुम बहुत सुंदर हो। क्या है, तुम बहुत सुंदर हो, कितनी सुंदर हो, उसका तुम्हारा सौंदर्य अप्रीतम है, परंतु व्यवहारिक रूप से सोने की कटार माने छुरी पर मुक्त होकर कोई उसे हृदय में डुबा नहीं ले सकता। यानी कि कोई सोने की कटार को देख करके उसकी सौंदर्य पर मुक्त होकर के अपने हृदय में नहीं छुपा सकता, क्योंकि यदि हृदय में छुपाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके प्राण निकल जाएगा। और उसी प्रकार तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा नारीत्व अमूल्य हो सकता है। ध्रुव स्वामिनी को कहता है कि तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा जो नारी का तत्व है, नारी रूप है, वह भले ही अमूल्यवान हो, किंतु मैं स्वयं अपने लिए कितना आवश्यक हूँ यह कदाचित तुम नहीं जानती। कदाचित माने शायद। वो रामगुप्त कहता है कि मैं अपने आप मेरी कितनी आवश्यकता है इस राज्य के लिए तुम नहीं जानती। यह तुम नहीं जानती मेरी कितनी आवश्यकता है, इसीलिए मैं तेरे लिए प्राणों की बाजी नहीं लगा सकता, मैं तुझे नहीं बचा सकता। तो इसमें क्या है, रामगुप्त का चरित्र एक कायर, नीति विहीन स्त्री के प्रति घृणा का व्यवहार करने वाले के रूप में उभरा है। तो इसकी विशेष क्या होगा, भाषा सहज सरल खड़ी बोली, पात्रानुकूल है, प्रसाद गुण है, तत्सम तद्भव शब्दाली है, व्यंजना शब्द शक्ति की प्रधानता है। अगला है 15वां। तो ध्रुव स्वामिनी इसमें कहती है, नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूँगी। जो रामगुप्त उसको कह रहा था कि भाई मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता, तो ध्रुव स्वामिनी उनके चरणों में गिरकर अपने नारीत्व की रक्षा की भीख मांगती है। उसके अनुनय विनय पर मूर्ख निर्लज रामगुप्त ठुकरा देता है। तब नारी गौरव और भी तीव्र होकर जागृत होता है। वह रामगुप्त को फटकारती हुई क्या कहती है, नहीं, यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो मैं अपनी रक्षा स्वयं करूँगी। मैं उपहार में देने वाली वस्तु शीतलमणि नहीं हूँ। मैं कोई जो उपहार में देते हैं, कोई भेंट
मैं ऐसी कोई शीतल मणि के समान वस्तु नहीं हूँ यदि वो किसी को मैं उपहार दे जाऊँ। जो तुम मेरे को उपहार की वस्तु समझते हो तो मैं दूसरे को देने चाहते हो तो मैं कोई उपहार के देने की वस्तु नहीं हूँ। मुझ में भी रक्त की तरह लालिमा है, यानी कि ध्रुव स्वामिनी का स्वाभिमान जागता है कि मेरे अंदर भी प्राण धारा है, यानी कि लाल खून की धारा बह रही है। मेरे अंदर भी प्राण धारा है, मेरी धमनियों में रक्त की लाल लालिमा है। मेरा हृदय भी मान सम्मान के प्रति सचेत है। मेरा हृदय उष्ण है, उष्ण मतलब गर्म है। मेरा खून भी गर्म है, उसमें आत्म सम्मान की ज्योति माने प्रकाश, उसमें आत्म सम्मान का प्रकाश भरा हुआ है। उसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगी। मैं अपने नारीताओं की रक्षा स्वयं करूंगी, मुझे तुम्हारी भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी का तेजस्वी सख्त रूप प्रकट होता है। वह अपने आत्म सम्मान की रक्षा करना जानती है। तो इसकी भी भाषा सहज सरल खड़ी बोली तत्सम भाव शब्दाली है, भाषा पात्रा अनुकूल है। अब अगला है, मैं प्रार्थना करती हूँ तुम यहाँ से चले जाओ। तो ध्रुव स्वामिनी का कथन है ये। ध्रुव स्वामिनी दुखी होकर के आत्महत्या करने के लिए कृपाण निकाल लेती है। कायर रामगुप्त हत्या दौड़ो दौड़ो कहता हुआ भयभीत होकर के भाग जाता है। तभी उनके ये शब्द सुनकर वेग सहित चंद्रगुप्त वहाँ प्रवेश करता है, ध्रुव स्वामिनी को रोकता है, उसके कर्तव्य पर आश्चर्य प्रकट करता है और कारण जानना चाहता है। तो ध्रुव स्वामिनी को देख करके विचलित हो जाती है। चंद्रगुप्त को देख करके ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से प्रार्थना करती है वह यहाँ से चला जाए। ध्रुव स्वामिनी कहती है मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। किसको कहती है? चंद्रगुप्त को। मुझे अपने अपमान में निर्वसन नंगन देखने का किसी पुरुष को अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर कहती है कि मेरा रामगुप्त ने बहुत अपमान कर दिया, मेरे को भेंट दे दिया है। तो इस अपमान की स्थिति में मैं जीवित देखकर कोई मेरा उपहास उड़ाए, उपहास मतलब मेरा कोई मजाक करे, मुझे सहन नहीं होगा। जिस प्रकार निर्वसना होते हैं नंगन अवस्था में वस्त्र रहित देखने पर किसी पुरुष को अधिकार नहीं, यानी स्त्री को, यानी कि नंगी नारी को किसी पुरुष द्वारा अपना देखा जाना अपमान सहन नहीं कर पाती है। तो उसी प्रकार वह भी अपना अपमान नहीं दिखवाना चाहती है। मुझे मृत्यु की चादर में अपने को ढक लेने दो। जो कलंक है, जो अपमान है, मुझे इस मृत्यु रूपी चादर में अपने आप को ढक लेने दो, यानी कि मुझे आत्महत्या कर लेने दो। अपमान के कलंक को उस मृत्यु रूपी चादर में छिपा लेने दो। किसको कहती है? चंद्रगुप्त को। रामगुप्त वहाँ से भाग जाता है और चंद्रगुप्त वहाँ पर आ जाता है, तो उसको संबोधित करती हुई कहती है। तो इसकी भाषा कैसी है? सहज सरल खड़ी बोली तत्सम तद्भाव शब्दाली है। संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। किसका संवाद है? ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त का। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।